Good evening, everyone. I said good evening, everyone. होमवर्क दिया था क्या तुमको कल? अब तो रोज का कहानी है. होमवर्क किया क्या? पक्का? क्या होमवर्क दिया था कल? अच्छा, आरओआई कैलकुलेट करना था. कैलकुलेट नहीं करना था, मतलब प्रूव करना था. चलो, नाइस. आई थिंक वी वर डिस्कसिंग स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बीपीए इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक बार क्विकली हमारा अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज करते हैं. लेट्स फिनिश दिस कॉन्सेप्ट देन. देखो, हमने डिटेल में स्टेप्स को पढ़ा था विच कैन बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू अप्लाई बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले हमने बोला सर व्हाई डू वी नीड अ बीपीए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एग्जैक्टली हमें बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्यों चाहिए वो डिफाइन करना पड़ेगा. नंबर टू, सर जिस प्रोसेस को आप ऑटोमेट करना चाहेंगे उस प्रोसेस के अंदर अगर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे इंटरनल रूल्स भी हो सकते हैं कंपनी के, या मे बी एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस रहेंगे, वो आपको समझने पड़ेंगे. बिकॉज रिमेंबर, हमने कभी भी ऐसा प्रोसेस नहीं बनाना चाहिए which may lead to non-compliances, because as a organization हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव होना चाहिए, बट हमारे लिए ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा कि नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई फोकस ऑन एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड पॉइंट, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसे डिटेल में डॉक्यूमेंट कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जैक्टली हम क्या अचीव करना चाहते हैं. हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, अच्छा पार्ट क्या है. बिकॉज रिमेंबर, दीज आर योर एक्सपेंसिव इरिवर्सिबल डिसीजंस. वंस यू एक्चुअली अप्लाई अ बीपीए, you will end up buying hardware, software. You may even pay a lot of hefty amount of money as a consulting fees उसको अप्लाई करने के लिए. तो ये ना काफी एक्सपेंसिव डिसीजन होते हैं, इसीलिए प्रॉपरली एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके समझना चाहिए. देन कम्स योर पॉइंट नंबर 4. व्हाट वाज योर पॉइंट नंबर 4? आपके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना चाहिए कि आप इस बीपीए से एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हैं. देन वी हायर अ कंसल्टेंट, देन वी कैलकुलेट द आरओआई ऑफ द प्रोजेक्ट. फिर बीपीए को डेवलप करना है, टेस्ट करके इंप्लीमेंट करना है. क्या ये स्टेप्स आपको समझ में आए थे? नोटबुक में हमने कितने स्टेप्स लिखे थे बताइए जरा ध्यान से. बचे हुए 3 लिख के लाए आप आइडियली. सबसे पहले आरओआई वाला पार्ट लिखा होगा आपने, फिर स्टेप नंबर 7 लिखा होगा, एंड देन स्टेप नंबर 8 लिखा होगा. आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस? सर अगर हमारे पास में इन हाउस बीपीए कंसल्टेंट्स रहे तो शायद स्टेप नंबर 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा. आई एग्री विथ यू. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एट अ लार्जर स्केल मे हैव अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो एक्चुअली में आपको इस चीज में हेल्प करता है. आई एम नॉट रॉन्ग. अगर मैंने तुमको कभी तो एक एग्जांपल दिया था ऑफ अ कंपनी कॉल्ड नॉर्दर्न ट्रस्ट. नॉर्दर्न ट्रस्ट बैंक के बारे में एग्जांपल दिया था कभी तो, दैट यूएस का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैंक्स रहा है आज की तारीख के अंदर. उन्होंने अपने पास इन हाउस डिपार्टमेंट बना के रखा है रोबोटिक्स का, जहां पर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हमारे प्रोसेसेस को कितना ऑटोमेट कर सकते हैं. सो यू इन्वॉल्व फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जो भी आपके पास इन हाउस हो सकते हैं, आपके आईटी डिपार्टमेंट के लोग जो भी इन हाउस हो सकते हैं. दे मे वर्क टुगेदर टू स्लोली इंप्रूव योर एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस. धीरे धीरे अपने कुछ पार्ट्स को ऑटोमेट करते रहेंगे. अ वेरी कॉमन एग्जांपल, रादर नॉट जस्ट नॉर्दर्न ट्रस्ट बैंक, ऑल योर बिगर ऑर्गेनाइजेशंस एक पॉइंट के बाद में अपने पास इन हाउस डिपार्टमेंट्स को रखता है जो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे बीपीए लगाने में हेल्प करता है. क्या आपको ये 8 के 8 स्टेप समझ में आए? अब मेरा बात सुनो. एग्जाम में सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही रहेगा, बीपीए क्या होता है एंड हाउ टू इंप्लीमेंट अ बीपीए. स्टेप्स पूछ लेंगे आपसे, सबसे कॉमन क्वेश्चन. इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है बीपीए के बेनिफिट्स क्या हैं, बीपीए लगाया तो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना पड़ेगा, नॉर्मली कौन कौन से प्रोसेस में आप बीपीए लगाना चाहेंगे आइडियली. सो देर आर सर्टेन अदर मिसलिनियस क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 4 to 5 मार्क्स एंड आईसीआई हैज आस्क्ड आल्सो. तो हमको अलग अलग पार्ट्स को और डिटेल में डिस्कस करना है. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट इन योर मॉड्यूल्स. कम टू पेज नंबर 1A.9.
1A.9 सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोसेसेस नॉर्मली बीपीए के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, मतलब जनरली आप किन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहेंगे। फिर देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पर पहले कौन कौन से प्रोसेसेस नॉर्मली एक कंपनी ऑटोमेट करना चाहेगा। खुद सोचो, आपको बीपीए क्या होता है समझाया, बीपीए के स्टेप्स क्या होते हैं वो समझाया। तुम्हारे हिसाब से नॉर्मली कौन से प्रोसेसेस को हम लोग ऑटोमेट करना चाहेंगे कंपनी में? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट कैटेगरी ऑफ प्रोसेसेस यू वुड वांट टू ऑटोमेट? बीपीए इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो प्रोसेसेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उधर बीपीए लगाना चाहेंगे। ओके बहुत मैकेनिकल और आपको लगता है अगर एक ऑटोमेशन लगाए तो शायद कंसिस्टेंटली चीज प्रोसेस भी होगा और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। ओके रिपीटेड मतलब मैकेनिकल हो गया। और सोचो कहां पर आप ऑटोमेशन लगाना चाहेंगे विच डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, जहां पर आपको लगता है ऑटोमेशन इजीली पॉसिबल है। ओके जहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप रॉ मटेरियल का क्वालिटी देखेंगे, कुछ कंपनीज में रॉ मटेरियल का क्वालिटी क्वांटिफाई कर सकते हो, बट कुछ बिजनेसेस में क्वालिटी क्वांटिफाई नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन फूड बिजनेस एंड ऑल अ क्वालिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। कैसा कोई टेस्टिंग मशीन नहीं उसको डाल दिया आइडियली कि अच्छा क्वालिटी का हो गया, मतलब शायद आपको ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत पड़ेगा, तो वहां पर शायद आप ऑटोमेशन के बारे में ना सोचें। ओके वेयर एल्स वेयर द वॉल्यूम इज हाई, मतलब जहां पर सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो आप वॉल्यूम प्लस मैकेनिकल पार्ट को मर्ज कर सकते हैं कि जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है प्लस मैकेनिकल नेचर के ट्रांजैक्शन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सर बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट का पेमेंट का एंट्री पास करना या अमाउंट क्रेडिट या डेबिट करना, तो दैट कैन बी ऑटोमेटेड बिकॉज एक एल्गोरिथम पे बेस्ड है एंड सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है अक्रॉस द कंपनी। ओके और बोलो अ सिचुएशन वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज मोर। पॉइंट सही है पर यहां पे ये भी सोचना पड़ेगा एरर का नेचर क्या है। नाउ इज दिस एरर बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन जजमेंट, डू यू गेट माय पॉइंट? बट ह्यूमन जजमेंट क्या एक्चुअली में सप्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है विद द ऑटोमेशन? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिर्फ जहां पर एरर से नॉर्मली आप वहां ऑटोमेशन करेंगे 100% सब जगह सक्सेसफुल नहीं होगा। वो एरर का नेचर क्या है, क्या एक्चुअली में ऑटोमेशन ला करके, मतलब इज दिस मैकेनिकल एरर्स जो लोग सेम चीज रिपीट कर रहे हैं इसलिए गलती कर रहे हैं, या एक्चुअली में इतना जजमेंट का रिक्वायरमेंट है कि गलती होता है? जहां जजमेंट का रिक्वायरमेंट है शायद बीपीए नहीं वर्क करेगा। जहां पर मैकेनिकल नेचर का काम है, रिपीटेडली काम हो रहा है इसलिए गलती हो रही है, तो शायद आप बीपीए लगा पाएंगे। नॉट बैड। वेयर हाई प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, मतलब वापस से अगर मैकेनिकल और आपको लगता है क्वालिटी का आउटपुट बहुत अच्छा चाहिए तो शायद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है पीछे वेर यू वांट टू कीप द एफिशिएंसी सेम और इंप्रूव द एफिशिएंसी। उल्टा होना चाहिए, जहां हमको एफिशिएंसी इंप्रूव करने का है, सेम नहीं, क्योंकि अगर सेम लेवल है तो फिर अचीव करके फायदा क्या ना? व्हाई वुड यू पुट इन सो मच मनी? बीपीए इज कॉस्टली प्रोसेस राइट। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको एफिशिएंसी इंप्रूव होना चाहिए आइडियली, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन वो है। या तू ऐसा बोलना चाहता है कि सेम आउटपुट मिलता रहे कंसिस्टेंटली? वही सेम चीज अगर एक इंसान मल्टीपल ट्रांजैक्शन करेगा तो गलतियां हो जाएगी मैकेनिकल नेचर का, तो वो मैकेनिकल नेचर में कवर हो जाता है आइडियली। ओके एक मिनट, इनका भी देखना पड़ता है ना ऑनलाइन। सर जहां पर आपको लगता है लेबर और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओके डिड यू सी द वीडियोस व्हिच आई गिव यू यस्टरडे? Amazon वाला खतरनाक था कि नहीं था? मतलब AWS अपने इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, मतलब इट्स वे वे अहेड ऑफ आवर इमेजिनेशन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सीन दैट, बट हाँ Amazon गो तो आपको मालूम ही रहेगा आइडियली। डिड यू सी द बेंज जर्नी? और डेलोइट वाला भेजा था तुमको मैंने कि एक नॉर्मली लाइफ कैसा होगा इन सर्टेन ईयर्स। आई रियली डाउट इंडिया में ऐसा होगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ऑब्वियसली। हाँ तुमको याद है आर ग्लास स्ट्रक्चर पढ़ाया था? परफेक्ट। जहां पर आपको लगता है सुपरवाइजर का इंटरवेंशन कंपैरेटिवली कम किया जा सकता है, वहां पर भी आप बीपीए के बारे में, ये बीपीए एक तरीके से कुछ और नहीं है, आपका आर ग्लास स्ट्रक्चर ही है, आपका बीपीआर कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है चलो ऑलमोस्ट आपके आंसर्स आ गए, लेट्स फिगर इट आउट। आ जाइए पेज नंबर 1A.9। आर यू देयर? देखो सर क्या बोलते हैं, एक लाइन को मार्क करना और रियल लाइफ में इस चीज को सही में याद रखना। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा गलत तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज द इनेबलर। बहुत सारे लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी इज बिजनेस। इट इज नॉट द केस फॉर एवरीवन।
Remember, your business will always be different. So when you think from a business point of view, आपको याद है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ तो पढ़ा था, की सक्सेस फैक्टर्स, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनके बिना आप सक्सेसफुली सरवाइव कर ही नहीं सकते हो एक इंडस्ट्री के अंदर. ध्यान रखना, लोगों को लगता है सिर्फ अच्छा टेक्नोलॉजी होने से आपको बिजनेस के अंदर बाकी चीजों पे फोकस करने का जरूरत नहीं है. दैट इज नॉट द केस. रिमेंबर दैट यू मे हैव द बेस्ट पॉसिबल डिलीवरी सिस्टम, बट इफ द फूड क्वालिटी इज नॉट ग्रेट, इट वोंट वर्क. If the product quality, if the product price is not appropriate, all other factors are going to be equally important. Remember, टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको एक तरीके से चैनल बना के दे सकता है, चीजों को सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर सकता है, पर आपके बिजनेस के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स है वो हमेशा अलग होते हैं. आपके बिजनेस के जो एक्सपेक्टेशंस है, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, वो हमेशा अलग रहेगा. आपने उसको कभी भी कंपेयर या एक तरीके से सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए. दैट बिकॉज आई हैव अ गुड टेक्नोलॉजी यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. दैट शुड नॉट बी द केस. हाँ, यहां पर ये बोल रहा है दैट टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर. अगर आपको बीपीए अप्लाई करना है, आपको टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करना ही पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस में. रादर मैंने आपको बीपीए का जब डेफिनेशन लिखाया था, याद करो, इट इज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड. कुछ याद है क्या वर्ड ऐसा? मतलब आप प्रोसेस के अंदर क्या ऐड कर रहे थे? टेक्नोलॉजी ही ऐड कर रहे थे. तो सर अल्टीमेटली विदाउट टेक्नोलॉजी बीपीए कॉन्सेप्ट डजंट एग्जिस्ट. तो सर नॉर्मली किन एरियाज के लिए सूटेबल रहेगा? देखो, फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेसेस वेयर वी थिंक ऑटोमेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर अ कंपनी. रीड पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है? प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग हाई वॉल्यूम ऑफ टास्क्स और रिपीटेटिव टास्क्स विच आर मैकेनिकल इन नेचर, जहां पर जजमेंट बहुत कम है. तो सर अगर वहां पर आपने ऑटोमेशन लेकर के आया तो आपका जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा. आपका आउटपुट ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिलीवर होगा. एंड सर चांसेस ऑफ एरर्स बहुत कम हो जाएंगे. रादर इससे ही कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट होता है सिक्स सिग्मा. क्या होता है? सिक्स सिग्मा. बेसिकली रीचिंग अ लेवल कि जहां तुम्हारा बिजनेस प्रोसेस इतना एक्सट्रीमली ब्रिलियंट हो गया है दैट एरर्स है ही नहीं. मतलब यू हैव रीच्ड अ लेवल वेयर इन अ मिलियन your errors are less than 3 or 3.5. मतलब आप इतने एक्सट्रीम एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस पे पहुंच गए. नॉर्मली बीपीए इज अ स्टार्टर. यहां से धीरे धीरे आप सिक्स सिग्मा की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आप मैकेनिकल चीजों को कंप्लीटली ऑटोमेट कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर स्कोप ऑफ एरर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. दैट इज माय पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, प्रोसेस इज रिक्वायरिंग मल्टीपल पीपल टू एग्जीक्यूट द टास्क. लुक एट द एग्जांपल व्हाट दे आर सेइंग. कैन यू सी वर्ड? हेल्प डेस्क सर्विसेज. Now, आपने बहुत कॉमन सुना होगा यार आइडियली, मतलब a common challenge we would have experienced in a lot of government departments. Even in case of LIC, it actually was like that for a lot of years back. कुछ साल पहले तक वहां भी ऐसा था कि आप कहीं पे अपना प्रॉब्लम लेकर एक डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो बोलेगा इधर नहीं है इधर जाओ, इधर नहीं है इधर जाओ. They'll keep you making move around, right? सिंपल चीज है. मतलब हाँ, इसके ऊपर बहुत सारा कॉमेडी कंटेंट भी बना है to make people realize how tough it is for a normal person to get things done ideally. And रादर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. LIC मेडिकल पॉलिसी बेचता है, जबकि एक्चुअली में उनका खुद का मेडिकल पॉलिसी है ही नहीं. वो थर्ड पार्टी से कोलैबोरेशन करके मेडिकल पॉलिसी बेचता है. बट जस्ट इमेजिन, LIC दुनिया में हर इंसान लेता है पूरे इंडिया में. तो सम पर्सन फॉर एग्जांपल डजंट इवन नो दैट मेडिकल पॉलिसी LIC नहीं देता और एक थर्ड पार्टी से मिलता है. प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अगर तुमको मेडिकल क्लेम का पॉलिसी चिपका दिया आइडियली, तुम्हारे पास क्या होगा? जब एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू ट्रबल, व्हेन यू कॉल LIC, दिल से ओ वी डोंट प्रोवाइड दैट पॉलिसी. दे टेल यू अच्छा हाँ हमने वो आपको ना थर्ड पार्टी वाला पॉलिसी दिया था. तो थर्ड पार्टी का प्रोसेस क्या है? अच्छा आपने डायरेक्टली नहीं लिया ना, हमारे थ्रू लिया ना, तो आप एक काम करो ना, पूरा सब कुछ खत्म कर लो, फिर हमारे को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना. एंड whenever they talk about submitting a document, the process, right? This is why private entities picked up. Otherwise, a strong organization which has so much cash flow in hand, ideally, where the investment portfolio is X lakh crores, why should you face such trouble, ideally speaking, as an organization? But it's just that sometimes, अरे आज भी उनका मोबाइल एप्लीकेशन देख लो यार, मतलब जस्ट लिटरली आई थिंक अब तो 10 लाख के अंदर बढ़िया बन सकता है, बट स्टिल इट इज सेम लाइक दैट. हाँ आज भी ठीक है, यूज कर सकते हो आप आइडियली, ऐसा नहीं है कि यूजेबल नहीं है, बट दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेशन. मतलब अपना ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका एक्सपेक्टेशन लेवल ही बहुत कम है कि कुछ भी हो जो काम हो रहा है ना, बस पेमेंट होता है ना, हाँ पेमेंट होता है आइडियली, मैसेज भी आता है, अरे हाँ आता है. मतलब दैट शुड नॉट बी द एक्सपेक्टेशन आइडियली. इफ यू आर एज अ कंट्री रिलाइंग ऑन वन ऑर्गेनाइजेशन, if just imagine just because of tax saving purpose everyone is paying 1.5 lakh rupees as a premium on an annual basis, जितने लोग हैं घर के अंदर, if that is the case across the country,
they are extremely cash rich and they are focusing more on investing in the stock market where they should focus on the core business also. It's just that they have a monopoly. We understand that does not mean you don't look at the business at all. I'm sure they're putting more money how to invest money better rather than improving your existing business processes. Okay, jokes apart, the point here is अगर आपको लगता है as a organization मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जहां पर शायद कुछ लोगों का जरूरत ही नहीं होगा, अगर आप थोड़ा ऑटोमेशन लेके आएंगे तो मैनुअल इंटरवेंशन कम रहेगा, चीजें और सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो सर वहां पर आप ऑटोमेशन के बारे में सोच सकते हैं. थर्ड पॉइंट पे आइए, टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर कुछ ऐसे प्रोसेस जहां पर टाइम का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है. Just look at this, no? Simple example. You are traveling by flight, ideally. 5-6 years back. You want to cancel a flight ticket. What was the process? You had to call up the airline number, stay in the queue for 20-25 minutes. Then one person will pick up the call. You will explain this is the ticket. Then say, oh, you want to go from here to here. You will tell them, नहीं भाई 8 घंटे का फ्लाइट है, नहीं जाने का मेरे को कैंसिल करने का है. तो आर यू अवेयर ऑफ कैंसिलेशन पॉलिसी? नहीं मालूम है, तू बता. तो बोलेगा वेट I'll put you on hold for 1 minute. मतलब उसके पास भी एक जगह पे पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. एंड इफ दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू वेयर लेट्स से मे बी योर अदर प्लान्स आर आल्सो कनेक्टेड, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए यार. दे शुड बी सिंपल. मैंने जिस वेबसाइट से बुक किया वहां पे क्लिक करना चाहिए. कैंसिल करने का क्या, इतना रिफंड मिलने वाला तेरे को, आइडियली कब रिफंड मिलेगा, क्लिक कर. आइडियली मेरे को सेम डे आना चाहिए, नेक्स्ट डे चलो 2-3 वर्किंग डे हायर साइड के अंदर. It should be simplified. Why do I need to even communicate to people? So when there are time sensitive processes, banking businesses हो गए, service industry हो गया, ideally वहां पर आप जितना ज्यादा automation कर पाएंगे उतना better रहेगा. And you would have realized nowadays web check-in is compulsory. If you want to have a seat proper, तुमको अगर विंडो सीट चाहिए तुम पहले से बुक कर लो, बाद के अंदर परेशान करने का नहीं. वेट तुमको एक्स्ट्रा बाय करना है, you can buy extra baggage if you want to carry, ideally. मतलब सर for example, if you're traveling abroad, if you're traveling to Dubai and let's say your parents are traveling, you want a असिस्टेंट पोर्टर कि वो वहां से गाइड करे उनको, वहां से आगे उनको कैसे कहां जाना चाहिए, वो आपको डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा. मतलब डोंट यू थिंक दीज प्रोसेसेस हैव बीन स्ट्रीमलाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? दे वर नॉट लाइक दिस वंस अपॉन. रादर एक जमाने में कोई भी हमारे एयरलाइन की वेबसाइट से हम टिकट बुक करते ही नहीं थे क्योंकि उनके वेबसाइट से ढंग के नहीं थे. उस जमाने में मेक माई ट्रिप बहुत अच्छा हुआ करता था, राइट? बट नाउ एवरी एयरलाइन हैज अ डेडिकेटेड वेबसाइट एक्सेप्ट एयर इंडिया, which works nicely. I'm sure Air India will also improve over a period of time. But bottom line, अगर time sensitive process है तो आप 100% उनको automate करना चाहेंगे. Next, number 4, processes involving need for, mark the word, compliance and audit trail. ये बहुत important है. एक बात सुनिए, have you heard a concept called as accounting audit trail? Accounting audit trail आपने I'm sure अभिषेक सर ने बताया होगा. अरे आज की तारीख में आप लिटरली हर एक जो एंट्री पास करते हैं उसका ट्रेल रहना चाहिए. अगर आप डिलीट भी कर दें इट शुड स्टिल बी हिस्ट्री विजिबल रहना चाहिए, आइडियली कि तुमने ये एंट्री क्रिएट किया था. तुमको कैंसिल करना कैंसिल कर दो, दैट इज फाइन, बट हिस्ट्री रहेगा कि तुमने एंट्री क्रिएट किया और उसको बाद में खत्म कर दिया. मतलब सर देयर इज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. या आपको लगता है ट्रेल होना, ट्रेल मतलब पाथ होना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये ट्रांजैक्शन ओरिजिन कहां से हुआ था और आज की तारीख में कहां तक पहुंचा. अगर ऐसा है तो ऑटोमेशन इज द ओनली वे. मैनुअल इंटरवेंशन हुआ तो ट्रेल मिसिंग हो सकता है. बीच में पर्सन छोड़ के गया, वो क्या बोलेगा? याद करो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, मेरे ऊपर के सब लोग चले गए, आर्टिकलशिप के अंदर कॉम्प ऑफ मिलता है, कॉम्पनसेटरी ऑफ. कॉम्पनसेटरी ऑफ कॉम्प ऑफ साइन करके देना पड़ता है ना. अब अप्रूव करने वाला इंसान ही नहीं है. आर्टिकलशिप के दौरान सैटरडे संडे काम करते हैं, आपको कॉम्पनसेटरी ऑफ मिलता है. समझ रहे हो मेरा बात? और सडनली लेट्स से 6 महीने के बाद आप कॉम्प ऑफ को क्लेम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पेपर पे साइन चाहिए होता है. अब साइन करने वाला इंसान ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है. इज देयर अ ट्रेल नाउ? नो. व्हाट इज ट्रेल? आई विल टेल देम दैट आई वर्कड. व्हाट विल दे डू? दे विल कॉल द प्रीवियस एम्प्लॉई. डिड ही वर्क? That person has no relationship with the company anymore. Yes or no, whatever it is, depending upon your relationship with the person. Are you understanding my point? It's simple. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. रियल लाइफ में अगर तुमने एक्स्ट्रा काम किया है, there should be called as time sheet, where I should fill in Monday to Friday. Saturday if I worked for 8 hours on this client. Ideally एक ट्रैक बन जाएगा और वो चीज अप्रूव करना चाहिए मेरे रिस्पेक्टिव मैनेजर, सीनियर मैनेजर ने. उसने अप्रूव किया मतलब ऑटोमेटिकली मेरे डैशबोर्ड में दिखेगा तुमने 4 एक्स्ट्रा संडेज को काम किया, इतने नंबर ऑफ आवर्स काम किया, तुम्हारे पास में 4 कॉम्पनसेटरी ऑफ्स है. दैट इज ऑडिट ट्रेल. पॉइंट नंबर 5, processes having significant impact on other processes and systems. सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं.
and all functional departments have to work in sync with each other. They have to work in harmony with each other. Just imagine, you go to a Hyundai showroom, example, you tell them I want to buy this car. वो बोलता है ठीक है, इस कार का प्राइसिंग वाइसिंग है. मैं बोला प्राइसिंग वाइसिंग ठीक है, इज दिस अवेलेबल इन इन्वेंट्री? जस्ट इमेजिन, अगर मैं बोलता हूं Hyundai पूरे पूना के अंदर 4 स्टोर्स हैं, बट कंट्रोल्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका वो इन्वेंट्री डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता होगा. तो मेरे को इमीडिएटली आंसर चाहिए, अगर मैं कार अभी बुक करना चाहूं इस कलर के अंदर, क्या इन्वेंट्री में है? अगर नहीं है तो कितने दिन में मिलेगा? सो मतलब मेरा जो सेल्स वाला बंदा है, ही शुड हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल विद द वन हु इज मैनेजिंग द इन्वेंट्री, so that he can give an answer to the customer who is sitting right in front of you ideally. मतलब अगर मेरे पास में ऐसा कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन नहीं रहा, या चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ डैशबोर्ड जहां पर इसके पास भी एक्सेस रहेगा, इसके पास भी एक्सेस रहेगा, और अगर वो एंट्री पास कर रहा है तो इमीडिएटली अपडेट भी होना चाहिए दैट दिस कार इज नॉट देयर इन द स्टॉक एनीमोर, एंड नेक्स्ट स्टॉक आने के अंदर एटलीस्ट 15 डेज 20 डेज लगने वाला है. मतलब इंटरडिपेंडेंसी है बिटवीन डिपार्टमेंट्स. और अगर ये आपने ऑटोमेशन करके चैनल, कॉमन सेंट्रल सर्वर नहीं क्रिएट किया, एक सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि किस डिपार्टमेंट में बदलाव हो रहा है जिसका इंपैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर आ सकता है. इफ यू नो दैट दीज इंटरडिपेंडेंसीज एग्जिस्ट बिटवीन योर डिपार्टमेंट्स, यू शुड हैव मेजॉरिटी एस्पेक्ट्स ऑटोमेटेड. मतलब अगर एक इन्वेंट्री वाले ने अपडेट किया दैट इस स्टोर के अंदर ये चीज बिक चुका है, उसने अपडेट किया आपका इन्वेंट्री कम होना चाहिए, एंड इट शुड बी विजिबल टू ऑल अदर पीपल ऑन अ रियल टाइम बेसिस. इफ दैट इज विजिबल, देन अदर पीपल एट डिफरेंट लोकेशंस विल बी एबल टू मेक राइट डिसीजंस. These are your normal processes where automation can be done. नोटबुक्स निकालिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. Which business processes should be automated? 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 Under that, point number A, processes involving high volume of repetitive tasks. High volume of repetitive tasks. डैश करके लिखो. Many organizations may have approved vendors or suppliers for different category of raw materials. Full stop, continue. Number of POs to be generated on a regular basis may be mechanical in nature. Comma, some part or activities of such processes should be automated. अब एक बात सुनिए, तुम्हारे पास अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं, इन सप्लायर से आप ये रॉ मटेरियल परचेस करते हैं इस प्राइस के ऊपर, इस क्वालिटी पे, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है एट द ईयर स्टार्ट. डू यू गेट माय पॉइंट? अब सिर्फ सिंपल चीज है, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, नॉर्मली जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, इट कैन बी डेली ऑल्सो, सो द फ्रीक्वेंसी कैन बी मल्टीपल टाइम्स अ डे, कि आपको हर अलग अलग रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट, पर आपका सप्लायर फिक्स है.
क्वालिटी फिक्स है, प्राइस फिक्स है, मतलब आपको जब पीओ बनाने का है उसके अंदर बाकी डिटेल डालना ही नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल का कोड डालना है, क्वांटिटी डालने का है। डू यू गेट माई पॉइंट? कैन आई से पूरा प्रोसेस बनाने के बजाय डोंट यू थिंक कुछ एक्टिविटी सिर्फ एक जो ऑथराइज पर्सन है उसको आपने पावर दे दिया कि आपको इस सिस्टम के अंदर कोड पंच करना है, क्वांटिटी पंच करना है, एंटर करना है, respective PO will be sent or emailed to the respective supplier on a real time basis. And ideally once that is received, आपको और उनको डैशबोर्ड भी कॉमन मिलेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर दें, आपको ये भी देखने को मिलेगा आइडियली दैट दिस हैज बीन एक्सेप्टेड। मतलब सर जो पूरा प्रोसेस है कि हम कोटेशन लगाएंगे या तो मटेरियल रिक्विजिशन, कोटेशन, पीओ बनाएंगे, पीओ को अप्रूव करेगा, मल्टीपल स्टेप्स कंप्लीटली आप खत्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं, इनसे वही रॉ मटेरियल खरीदना है, वही प्राइस पे खरीदना है, मल्टीपल अप्रूवल का जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा ऑटोमेशन कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल हो सकता है नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट का एंट्री, मतलब आपका जो भी चार्जेस आप लगाते हो, आपने नोटिस किया होगा बैंक स्टेटमेंट में आपको एसएमएस चार्जेस का हमेशा डेबिट आता है, आपने नोटिस किया होगा राइट? या एनुअल बेसिस पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए चार्जेस का है आपको एंट्री आता है, मतलब दे आर सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शंस। क्लियरली सिस्टम एक एल्गोरिथम है दैट आफ्टर दिस मच पीरियड ऑफ टाइम एक रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ पीपल है, इनको ये एंट्री हिट होना चाहिए, इनके अकाउंट से पैसा डेबिट होना चाहिए ना। दीज आर माय ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस जो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में वर्क करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नंबर टू, processes requiring processes requiring multiple people processes requiring multiple people to execute processes requiring multiple people to execute certain tasks to execute certain tasks comma this may lead to increased waiting period and eventually higher cost, increased waiting period and eventually higher cost। हायर कॉस्ट, सिंपल चीज है सर, एक पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है एंड सर वो डिपेंडेंट है, इट्स मोर लाइक असेंबली लाइन। मिस्टर ए काम खत्म करेगा तो मिस्टर बी का काम आना शुरू होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस वर्क करने वाला है। अगर ऐसा है तो सर अल्टीमेटली आपको वेट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आपको कॉस्टिंग में अभिषेक सर ने ऐसे एग्जांपल दिया होगा, आपको एक कंसल्टेंसी मिलती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंसी। बताया कॉस्टिंग में, सुनो असेंबली लाइन है, चाबी बन रहा है फॉर एग्जांपल की मैन्युफैक्चरिंग, उस असेंबली लाइन के अंदर 5 लोग बैठे होंगे लाइन से। जब मिस्टर ए का काम खत्म होता है वो पास ऑन करेगा बी को, तब बी का काम शुरू होगा। समझ रहे हो क्या मेरा बात? तो आइडियली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टिंग क्या बोलता है, एक प्रोसेस को जो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है उसके ऊपर एक्चुअली लिटरली कैमरा लगा के स्टेप बाय स्टेप उसको इवैल्यूएट करो कि मे बी कौन सा ऐसा स्टेप है जहां पर आपका लॉस ऑफ टाइम इंपैक्ट कर रहा है बाकी लोगों को, ताकि आप उसको, मतलब समटाइम्स मे बी इन अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कि लिटरली आप कौन से हाथ से बिस्किट पैक करके पिक करके पैक करने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है आपका ज्यादा। और अगर बीच के अंदर असेंबली लाइन में इफ 1% टेक्स अ ब्रेक इट इंपैक्ट्स एवरीवन एल्स इन द लाइन। तो आप किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसके ऊपर भी कंसल्टेंसी होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंसी। मतलब आप अपने प्रोसेसेस को ऐसा इंप्रूव कीजिए, कुछ पार्ट को इतना ऑटोमेट कर दीजिए कि शायद बाकी लोग जो डिपेंडेंट है उनका टाइम वेस्ट होना कंपैरेटिवली कम हो जाएगा एंड सर उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा। मतलब मे बी विद इन 1 hour इफ दे वर एबल टू कंप्लीट 100 यूनिट्स का टास्क, दे मे बी एबल टू अचीव 120 or 130 एंड सच 20-30% जंप इन द एफिशिएंसी कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट reduction in my overall cost. Number 3, for time sensitive processes, डैश करके लिखो, BPA can help in streamlining the existing process by removing
or eliminating, by removing or eliminating wasteful, by removing or eliminating wasteful and non value adding activities, by removing or eliminating wasteful and non value adding activities, non value adding activities from the process, non value adding activities from the process, full stop. This will help in improving the overall efficiency. This will help in improving this will help in improving the overall efficiency. The classic example can be, if you see check clearing 5 years back, you were in school maybe. Did you go to any bank to deposit a check? कभी गए हो? सुना है फर्स्ट क्लियरिंग, सेकंड क्लियरिंग? उस सिस्टम को पता है क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आपने फर्स्ट क्लियरिंग दिया मतलब फर्स्ट बैच में वो क्लियर होने के लिए जाएगा. सेकंड बैच मतलब आइडियली आप वो उस टाइम पीरियड में जो आपने चेक्स कलेक्ट किए हैं वो पहले प्रोसेस होंगे, फिर सेकंड स्टेप आएगा, मतलब अलग अलग बैचेस में डिवाइड किए जाएंगे ट्रांजैक्शन को, फिर प्रोसेस किया जाएगा. एंड एक जमाने में अगर स्टेट के बाहर के चेक्स होते थे, फॉर एग्जांपल सेम आईसीआईसीआई बैंक राजस्थान बैंक का चेक है, समझ रहे हो मेरा बात, मतलब राजस्थान वाले आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच का चेक है, उसको क्लियरिंग होने में भी टाइम लगता था. Nowadays, you go to ICICI Bank. If it is the ICICI Bank check, it will clear on a real time basis. वो आपके सामने एंट्री पास करेगा, एंटर करेगा, आपको मैसेज आएगा 100%. दैट्स बिकॉज नाउ देयर इज अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन. इसके पास ही पावर है लुकिंग एट द बैलेंस उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का. पहले ऐसा नहीं था. पहले आपको मल्टीपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस, वहां जाके वो पूरा चेक क्लियर करवाना पड़ता ट्रांजैक्शन को रूट करके, तब जाके इट यूज टू गेट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट और डेबिटेड इन योर अकाउंट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. एंड तब तक के लिए वो उतना बैलेंस जो बंदा पे कर रहा है उसके अकाउंट में होल्ड पे रखा जाता था. उसने चेक इशू करके दिया आइडियली, वंस इट वाज रियलाइज्ड बाय अनदर बैंक. इट यूज्ड टू बी सच अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नाउ जस्ट इमेजिन when you talk about financial transactions, these are extremely time sensitive processes. इसमें जितनी चीजें आप ऑटोमेट कर पाएंगे, जितना आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना अच्छा होगा. और सबसे बेस्ट काम आरबीआई डिड विथ यूपीआई, that no approval required for these amount of transaction up to this much. That is UPI, yes, created by RBI. They have NPCI, National Payment Corporation of India. ठीक है, great. Point number 4. Processes involving need for compliance, processes involving need for compliance and audit trail, need for compliance and audit trail, and audit trail डैश करके लिखो. BPA is the best possible way. BPA is the best possible way by which organization, best possible way by which an organization can maintain, by which an organization can maintain appropriate audit trail, maintain appropriate audit trail for a particular transaction, appropriate audit trail for a particular transaction. ब्रैकेट्स में लिखो, ब्रैकेट्स में लिखो. ट्रेसिंग अ ट्रांजैक्शन, ट्रेसिंग अ ट्रांजैक्शन, tracing a transaction from start to end, tracing a transaction from start to end should be possible. Tracing a transaction from start to end should be possible
ये मतलब होता है ऑडिट ट्रेल का, कि एक्चुअली में जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसको अगर मैं बैकवर्ड या इवन स्टार्ट से लेकर के ट्रेस करने के लिए जाऊं तो मेरे को हर एक लॉजिकल एक फुटप्रिंट मिल रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट, कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली हर एक एक्टिविटी नजर आती है कि ये ट्रांजैक्शन यहां से शुरू होकर के इस तरीके से अकम्प्लिश या कंप्लीट किया गया था। अगर ऐसा पॉसिबल है तो सर हम बोलेंगे ऑडिट ट्रेल अच्छा है। इसके लिए बीपीए इज द बेस्ट पॉसिबल मैनर, बिकॉज सिंपल ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हुआ तो शायद कुछ एक्टिविटीज मिस हो सकती है, बट एक सिस्टम को अगर आपने गाइड किया कि ये जगह आपको कैप्चर करने का है तो वो हर एक्टिविटी को उसको कैप्चर करके बाय डिफॉल्ट सेव करके रखेगा। आपके पास में ऑडिट ट्रेल डिस्टॉर्ट होने का कोई भी कारण या चैलेंजेस नहीं रहने वाले हैं। इज दिस क्लियर टू यू? एक बार 2 मिनट स्पेंड करो, इन पॉइंट्स को पढ़िए। आर यू कंफर्टेबल दैट नॉर्मली इन प्रोसेसेस को आपने ऑटोमेट करने चाहिए? स्पेंड 2 मिनट्स। डन? Go to the last point, point number 5. Processes, processes having processes having significant processes having significant impact on other processes. Processes having significant impact on other processes. Dash करके for example, in a manufacturing company, sales, marketing, and inventory management departments and inventory management departments should work inventory management department should work in sync with each other, in sync with each other, in sync with each other. Therefore a central database, therefore a central database with relevant automation, central database with relevant automation can be useful, can be useful. एग्जाम्पल लिख दो ERP, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। योर ERPs आर द एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 2। हाँ, मतलब इसके अंदर ही जो आपके सेंट्रल डेटाबेस है, दैट इज योर नथिंग बट ERP। मतलब सर यहां पर इंटरडिपेंडेंसी आपके डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो सर आपके पास एक सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए जहां पर कुछ चीजें ऑटोमेटेड है। आपके पास में SAP आएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? यू फाइन? अरे वो एग्जाम्पल में ही सेंट्रल डेटाबेस कैसे आएगा उसका ERP बता रहा था मैं तुमको भाई। दैट विल कम इन चैप्टर 2, डोंट वरी। पूरा ERP स्टार्ट से कैसे बनाया जाता है, इट विल कम। SAP सुना है कम से कम? Oracle, SAP, SQL नाम तो सुना होगा कम से कम। बस बहुत है, विल डिस्कस इन ERP डिटेल, डोंट वरी। क्विक बुक सुना है? टैली सुना है? थियोरिटिकली टैली भी ERP है, थियोरिटिकली विल अंडरस्टैंड। एक ERP जोहो भी है, हाँ है आइडियली। फिनैकल कोर बैंकिंग सोल्यूशन है बेटा, फिनैकल इज अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। वो भी एक कैटेगरी का ERP बट फॉर अ बैंकिंग कंपनी। अभी गुड। तो सर बेसिकली एग्जाम में स्टेप्स इन BPA के अलावा
सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी, नॉर्मली क्या क्या प्रोसेसेस आप ऑटोमेट करने के बारे में सोच सकते हैं? एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन देगा, बोलेगा आप टेक्नोलॉजी लीडर है कंपनी के, आपको आइडेंटिफाई करना है वो प्रोसेसेस जो हमने आइडेंटिफाई करके ऑटोमेट करने के बारे में जाना चाहिए। तो नॉर्मली कौन कौन से प्रोसेस आप पिक करेंगे? आपको इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, बट पहले क्या डिफाइन करोगे? बीपीए क्या होता है। अभी गुड, नेक्स्ट हेडिंग, बेनिफिट्स, benefits and challenges in BPA. 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 सबसे पहले हम नेगेटिव सोचते हैं. Let's go to challenges. Module 1A.10. I'm sure ये तुमको ऑलरेडी मालूम है. अरे बीपीआर का प्रॉब्लम वही था यार जो बीपीए का प्रॉब्लम है. बीपीआर कॉन्सेप्ट था क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 8 कुछ पढ़ाया था कैसा? इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज टू अप्लाई बीपीआर. याद आया क्या? टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, एंड सर एक ऐसा पीरियड जब आप अप्लाई करेंगे यू कैन बी आउट ऑफ बिजनेस फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम. एंड सर बीपीआर के गोल्स को सेट करना बहुत मुश्किल काम रहता है. कुछ तो रहता है ऐसा. चलो इधर आ जाओ, नेगेटिव सोचते हैं, बीपीए के नेगेटिव प्रॉब्लम्स. पॉइंट नंबर सी और डी अग्री करते हो क्या? व्हाट इज पॉइंट नंबर डी? Cost involved will be very high, obviously. You need good hardware, software, right set of people, training to people. It's a costly decision, no doubt about it. And sir, जब भी आप एक प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहेंगे 100% उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को जो लोग फॉलो करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दे विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट. रादर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेजिस्टेंस टू चेंज. They will not like to accept the change easily. That is why you can use strategic change. चलो इसी बात से याद आया, इस संडे का टेस्ट का सिलेबस बता दिया तुमको पहले से. देखो इसमें तुम चैप्टर ऑडिट टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एसएम का टेस्ट है. एक ही सब्जेक्ट है. नहीं चाहिए तुमको? देखो चैप्टर 1 2 3 ऑलरेडी हो गया टेस्ट तुम्हारा. 1 2 3 हो गया ना ऑलरेडी तुम्हारा. सुनो ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे सुन तो लो. मतलब 50 मार्क का अच्छा एमसीक्यूज आ सकता है. अब कैसे लॉजिक समझो मेरा बात. अगर मैं एमसीक्यू के लिए केस स्टडी पिक करूंगा, केस स्टडी में बहुत मुश्किल है सिर्फ चैप्टर 4 के एमसीक्यूज बनाना. एक सिचुएशन में चैप्टर 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, 1 भी आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड दूसरा एडवांटेज, अगर आप लिटरल टुडे इज व्हाट ट्यूसडे राइट, यू हैव द एंटायर वीक. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज devote 15-20 minutes every day on one chapter, starting with chapter 4. 1 2 3 आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक बार, एंड नॉन ब्रह्मस्त्र वालों को जो बचा हुआ चैप्टर 2 और 3 का पार्ट था वो तो अभी रिसेंटली पढ़ा है. इवन इफ यू स्टार्ट विथ चैप्टर 4 5 6 7 8, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. तुम बोलो. देखो सी अगेन, मैं कंप्लायंस नहीं लगा रहा हूं. There were 3 steps in Kurt Lewin how to implement a change. One was compliance, you have to follow it. याद आ रहा है क्या? Second one, अरे याद, second one was identification, identifying the person who can influence. And the third one was internalization, realizing on your own that you need a change. H.C. Kelman ने बोला था यार.
ओके, तुमको टेस्ट देना ही नहीं है क्या? मैं नहीं देने का तो डिस्कशन करके टाइम वेस्ट करने का ही नहीं। मैं मेरा पेपर बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करेगा? तुमको लगता है टेस्ट पेपर बनाना बहुत आसान काम होता है? तुमको ऐसा इजी लगता है क्या? तो गलत फहमी में हो। मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट का काम है वापस से। ऐसा नहीं है मैंने कोई 5 साल पहले टेस्ट पेपर दिया होगा तेरे को सेम चिपका रहा हूं वापस से मैं। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर मॉडल भी अगर तुमने ओपन किया आइडियली, नया सिलेबस आने के बाद से वहां से लेके आज तक आरटीपी, एमटीपी, क्वेश्चन आंसर, सजेस्टेड आंसर जो जो पूछे हैं उसका पूरा सॉर्टिंग किया है। आईसीआई सॉर्टिंग करके नहीं देता है, समझ रहे ना? वो एमटीपी में बोलता है ये क्वेश्चंस है, चैप्टर बाय चैप्टर आइडेंटिफाई किया, और जो किधर भी नहीं आता है उसको भी कोई ना कोई क्लोजली एसोसिएटेड चैप्टर में डाला है। मतलब आई एम ट्राइंग टू से उसमें भी एफर्ट है। तुमको अगर सीरियसली नहीं देना है तो पहले ही बता दो। मतलब फालतू में तुम्हारा मेरा दोनों का एफर्ट वेस्ट करके फायदा क्या? तुम तुम्हारे हिसाब से बताओ क्यों? सुनो मेरा बात, वाई द एंटायर सिलेबस राइट नाउ? अदरवाइज अगले संडे जब मैं ऑडिट का टेस्ट लेने के लिए जाऊंगा वापस से, हाँ तो एडवांस और साथ में ऑडिट भी आएगा, ऑब्वियसली आएगा ही। देख अरे यार, अच्छा ठीक है, उसके अगले संडे के बाद में देखेंगे। ये संडे तो कुछ और नहीं है, तो दो ना पूरा ऐसे में यार। और सुनो, इससे तुम्हें ही कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई प्रॉमिस वन थिंग, एक चीज प्रॉमिस करता हूं, जो एमसीक्यू वाला 50 मार्क रहेगा, मतलब दैट विल नॉट बी समथिंग जो इतना अनयूजुअल डालेंगे कि आईसीआई नहीं पूछेगा। वी विल स्टिक टू व्हाट आईसीआई आस्क्स। तो इससे तुमको 100% कॉन्फिडेंस आएगा, डिमोटिवेशन नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तुम मेरे को बताओ, तुमने पहला टेस्ट लिखा ना ऑडिट का और एसएम का, उस दिन खराब लिखा था क्या? तुमको लगा क्या खराब था टेस्ट? एक क्वेश्चन खराब किया ऑडिट के अंदर, एसएम में तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था सब कुछ, था क्या नहीं था? तो डोंट वरी, अभिषेक सर इज देयर टू ट्रबल यू, आई एम देयर जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि तुम पास भी हो सकते हो, टेंशन मत लो। तो मतलब पॉइंट सिंपल है, चैप्टर 1 to 8। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई। एमसीक्यू 50 marks, I don't want to see talking. Chapter 1 to 8. For your remaining 50 marks, 4 to 8। मतलब जो डिटेल्ड आंसर्स आपको लिखने होंगे वो 4 to 8 के अंदर से लिखने पड़ेंगे, और जो 50 मार्क का एमसीक्यू रहेगा वो पूरे 8 चैप्टर से रहेगा लॉजिकली, तभी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगा ना यार आइडियली। तो दिस इज योर सिलेबस। I am not going to message on group or something. I am telling you. Those who don't attend, their problem. Chalo, let's go next. Let's go to the problems or challenges for implementing BPA. सिंपल चीज है, इन्होंने आपको 4 डिसएडवांटेजेस दिए हैं। सबसे पहले implementing a BPA is a very costly process. So the main disadvantage of the negative part is, अगर आप सही प्रोसेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप एक बीपीए के ऊपर इतना ज्यादा कॉस्ट इनकर कर देंगे दैट ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए वो बहुत नेगेटिव हो सकता है। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, दैट इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट इज वेरी हैवी इन बीपीए, नंबर 1। नंबर 2, whenever you try to automate or change any business process, your existing employees will not accept the change, rather उनका डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाएगा। जस्ट इमेजिन इफ देयर आर 7 पीपल जो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं परचेस प्रोसेस के अंदर, आइडियली हर इंसान चाहे सेम सप्लायर है उससे ही खरीदना है, फिर भी वो बोलता है मैंने कोटेशन एनालिसिस किया, उसको लगता है मेरे पास पावर है कोटेशन एनालिसिस परफॉर्म करने का, जबकि आपने ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन कर लिया था एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये सप्लायर रहेंगे, ये खरीदने का, ये प्राइस है, ये क्वालिटी है, ऑलरेडी डिटरमाइंड है। एंड सर अगर आपने ये सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया और आप कोटेशन एनालिसिस अप्लाई करने का प्रोसेस मैकेनिज्म हटा दिया फॉर माय नॉर्मल परचेजेस, डोंट यू थिंक एग्जिस्टिंग पीपल विल फील थ्रेटेंड? दे विल फील उनका डिसीजन मेकिंग पावर कम हो रहा है, उनके प्रिविलेजेस कम हो रहे हैं। और कभी कभी जब एक नया स्ट्रेटेजिक टूल या
ईआरपी इंप्लीमेंट किया जाता है, आईटी इंप्लीमेंट किया जाता है, पीपल डोंट लाइक, दे बिलीव उनको अपने आप को वापस ट्रेन करना पड़ेगा, पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा और नए तरीके से सिस्टम को यूज करना सीखना पड़ेगा. दैट इज वाई दे आर ऑलवेज गोइंग टू रेजिस्ट एंड नॉट एक्सेप्ट सच चेंजेस इन business processes. That is why BPA face another challenge. So एक काम करिए, challenge number C and challenge number D फटाफट से रीड कीजिए एक बार. Are you comfortable with these 2 points? Quickly read sincerely. डन, सिंपल लैंग्वेज एकदम. अब आओ पॉइंट नंबर ए एंड बी के ऊपर. देखो इसमें जो पॉइंट नंबर बी है वो तो फिर भी आप समझ सकते हो. ए के अंदर उन्होंने हेडिंग लिखा है बट अंदर का एक्सप्लेनेशन में 2 पर्सपेक्टिव लिखा है. पहले पॉइंट नंबर ए को पढ़ते हैं. देखो पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है, ऑटोमेटिक रिडंडेंट प्रोसेसेस. मतलब आपने शायद कोई ऐसा प्रोसेस चूज कर लिया जो एक्चुअली में कोर बिजनेस प्रोसेस नहीं है. जो क्या नहीं है, कोर बिजनेस. अब देखो सुनो मेरा बात, आप आइडियली उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होने चाहिए मेरे बिजनेस के अंदर. अभी हमने पढ़ा ना आइडियली दैट सर टाइम सेंसिटिव प्रोसेसेस होने चाहिए, जहां पर हाई वॉल्यूम है, हमको लगता है यहां पर हमारे एफिशिएंसी इंप्रूव होना चाहिए. तो अगर आपने कोई ऐसे रिडंडेंट प्रोसेस को चूज किया है जो शायद अपने आप में प्रोसेस ही बदलने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 8 months, तो उस प्रोसेस को ऑटोमेट करके कोई फायदा नहीं होने वाला है. अननेसेसरीली होगा कि आपने बिना सोचे समझे एक रैंडम प्रोसेस को चूज कर लिया जो इतना वैल्यू एडिशन करता ही नहीं है मेरे बिजनेस के अंदर. दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग वो क्या बोलता है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जो पॉइंट नंबर 2 से भी कनेक्टेड है, ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, जहां पर सर कुछ आपके स्किल्ड एम्प्लॉइज का इंप्लाइड नॉलेज है. मतलब सर ये उनका सालों का एक्सपीरियंस है, उनका ऐसा नॉलेज है जिसको आप एक्चुअली में डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल योर शेफ, अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर बात करेंगे आइडिया, तो आपका शेफ का जो एक्सपीरियंस है या जो उनका टेस्ट डेवलप करने का मैकेनिज्म है, दैट कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड आइडियली. आप रेसिपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं ये चीज, बट स्टिल आउटपुट वैसा ही आएगा जरूरी नहीं है. मतलब हो सकता है कुछ ऐसे प्रोसेसेस है. सिमिलरली इन अ फार्मा इंडस्ट्री, किस चीज का कितना कॉम्बिनेशन परफेक्टली होना चाहिए ये आदमी को मालूम रहेगा, बट स्टिल इन व्हाट टेम्परेचर इट शुड बी डन, इन व्हाट मैकेनिज्म इट शुड बी डन, ओवरऑल हर चीज को शायद लिखना पॉसिबल नहीं होगा. तो कुछ कुछ प्रोसेसेस इतने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या इतने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं जिनको शायद ड्राफ्ट करके ऑटोमेट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और शायद इतना बेटर आरओआई नहीं मिलेगा. यहां पर शायद लोगों का होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो एक बात सुनो, ये बीपीए क्या बोलता है, यस यू आर ट्राइंग टू रिमूव मैनुअल इंटरवेंशन, पर जहां भी कल आपने याद है वो अमेज़न का वीडियो अगर सुना होगा, उसमें कॉन्स्टेंटली क्या बोला था, बार बार आर पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. You would have noticed that although they were showing automation, but constantly from the start of the video till the end they were always saying our people are the most important people, because they understand what we have automated and they understand how to use that. So there are some people who are your most important, you can say skilled people या knowledge टैंक्स, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा चीज है जहां पर इंप्लाइड नॉलेज यूज हो रहा है जिसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सकता है, तो उन प्रोसेसेस को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लीजिए. मेरे साथ पढ़िए पॉइंट नंबर ए. देखो समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ऑफ विद ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस जो उनको सुटेबल लगते हैं ऑटोमेशन के लिए, विदाउट कंसिडरिंग कि एक्चुअली में वो नेसेसरी है या वैल्यू एडिशन करेंगे. मतलब सर यू मे एंड अप ऑटोमेटिंग दोस प्रोसेसेस जो एक्चुअली वैल्यू एडिंग नहीं है, इतने कोर नहीं है. ये वाला पॉइंट तो आप रिलेट कर सकते हो विद द हेडिंग. दिस इज रिलेटेड विद द हेडिंग, राइट. अब नीचे आओ. इन अदर केसेस some business processes and task requires high amount of tacit knowledge. tacit के बाजू में लिख दो implied, something which is inherent, something which people have by default because of experience. implied or inherent,
विच कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब सर इनडायरेक्टली ये बोल रहा है ये इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होंगे जिनको एक्चुअली में डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सकता है, और अगर आप डॉक्यूमेंट करने के लिए जाएंगे भी तब भी वो परफेक्टली ऑटोमेशन नहीं हो पाएगा। सेम चीज है उन्होंने नीचे भी लिखा है, बीपीए रिक्वायर्स री इंजीनियरिंग ऑफ सम प्रोसेसेस that requires significant of time to be allocated and time to be spent at this stage। इतना अगर डिटेल में आप अगर बीपीए के लिए जाएंगे तो शायद उस बीपीए का जो वैल्यू एडिशन है और जो आपको आरओआई का एक्सपेक्टेशन है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो फिट नहीं होगा, आपका एफर्ट बहुत ज्यादा होगा। आगे आपको आज आफ्टर दिस एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाया जाएगा, विल कम टू दैट रिस्क कंट्रोल, पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। वहां पर आपको एक बात बोलेगा, हर रिस्क को रिड्यूस करना जरूरी नहीं होता है। आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। सेम वे इन अ बिजनेस रिस्क देयर आर सम बाय डिफॉल्ट रिस्क्स जो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। सेम वे कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेट नहीं हो सकते हैं, आपको ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा बिकॉज उनका ऑटोमेशन का प्रोसेस ही बहुत एक्सपेंसिव होगा, शायद हमारे लिए वो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं होने वाला है। जैसे ही हम बीपीए लगाने के लिए जाएंगे वो स्टेप नंबर 6 में फेल हो जाएगा। यू ऑल नो व्हाट इज स्टेप नंबर 6? So read point number A, B, C, D once again. Do you understand all the challenges what a organization may face while applying BPA? क्या क्या problems या negative perspectives हैं आपका, वो एक बार देख लीजिए। Are you comfortable with all 4 points? ठीक है, अब उल्टा सोचिए, what do you think is the benefit of BPA? Let's discuss for 2 minutes. I'm sure you already know the answer. तुम्हारे सबसे क्या बेनिफिट्स है बीपीए के? इतना डिस्कशन हो गया, बेनिफिट्स बता सकते हो अभी? कॉस्ट रिडक्शन सिग्निफिकेंटली होगा, बिल्कुल। टाइम सेविंग, मतलब सर कभी कभी एक प्रोसेस को स्टार्ट से लेकर एंड तक करने में इट कैन टेक डेज। If it is simplified, it can actually become a very very extremely easy turnaround। turnaround सुना है क्या? प्रोसेस को शुरू से लेके एंड तक का पूरा मैकेनिज्म, उसका सर टर्नअराउंड का टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। और बोलो, कॉस्ट हो गया, टर्नअराउंड टाइम हो गया, हाँ, एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, ओके, ह्यूमन रिसोर्सेस सेव होंगे, ओके, एफिशिएंसी। और क्या बेनिफिट है? एक्यूरेसी। तो सोचो, याद करो, अभी देखो कौन कौन से प्रोसेस ऑटोमेट करे थे उनको दिमाग में रखो, एडवांटेज आ जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस क्या बोला आपने? जहां हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा है, मतलब कहना है इससे मेरे को अच्छा क्वालिटी और कंसिस्टेंट आउटपुट मिलेगा। मतलब सर ट्रांजैक्शन में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली। सर टाइम सेव होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस हो जाएगा, आइडियली मेरा एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। दीज आर योर मेजर एडवांटेजेस। मतलब जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, मतलब याद करो 3 पॉइंट थे बीपीएम में, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेस, वही 3 आपके एडवांटेजेस बनने चाहिए, उसके अराउंड ही आपके बेनिफिट्स रिवॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, क्विकली पढ़ेंगे उड़ा देंगे। 1A.8 1A.8 कैन यू सी बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ने का है, अंदर का एक लाइन पढ़ोगे आप, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, समझ में आ ही जाएगा। रीड नंबर ए, कैन यू सी इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। वो सेम वॉल्यूम ऑफ जो रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस है, आपको सर आउटपुट का क्वालिटी बहुत बेटर मिलेगा। जो मैनुअल ह्यूमन एरर्स, मैकेनिकल एरर्स जो हो सकते थे ना, उनका चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। नंबर 2 देखो क्या बोलता है, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम सिग्निफिकेंटली, अदर बहुत कम ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे, आपका मैनुअल इंटरवेंशन कम होते जाएगा, फिर जो प्रोसेस को भी पूरा कंप्लीट करने का टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, दैट इज योर टर्न अराउंड टाइम। देखो पॉइंट नंबर एफ, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम्स, इसको मार्क कीजिए। एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस विल ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे सर अल्टीमेटली एक प्रोसेस का स्टार्ट से लेके एंड तक का जो पूरा एग्जीक्यूशन है उसका टाइम पीरियड सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। मतलब पहले में भी एक प्रोसेस के अंदर लोग, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे थे, इट यूज्ड टू टेक 6 to 7 days, मे बी दैट कैन बी अचीव्ड विद इन अ डे नाउ, मे बी विद इन 1 day। एक जमाने में नॉर्मली इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस बहुत लंबा हुआ करता था, बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे इट हैज बीन स्ट्रीमलाइंड एंड सिंप्लीफाइड बाय प्राइवेट कंपनीज टू अ
बिग बिग एक्सटेंट. सेम थिंग इवन बैंकिंग कंपनीज, हर चीज के लिए प्रोसेस, मतलब लोन का प्रोसेस इट यूज टू बी एक्सट्रीमली लेंदी. बट अगर आप आज कार लोन, होम लोन का बात करेंगे, just for your information, in good private banks like HDFC and all, there's something called as pre-approved loan. It is already pre-approved for certain customers. You just need to log in, click on that, and your loan documents are done. You don't even need anything, just very basic formalities, and next day it can be achieved ideally. It can be streamlined up to such a level, and it has been done by Indian private banks itself. I'm not even talking about other companies. Indian private banks के processes भी काफी streamlined है comparatively, जो हम chapter 5 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्या आपको पॉइंट नंबर 1 2 पॉइंट नंबर F समझ में आया? पॉइंट नंबर G देख लो क्या बात कर रहा है. इज इट टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट सिग्निफिकेंटली? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा तो आपका ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन सिग्निफिकेंटली हो जाएगा. अब आइए पॉइंट नंबर D के ऊपर. कैन यू सी इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी? पढ़ लीजिए एक बार एफिशिएंसी वाला पॉइंट. कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं. थोड़ा डराएगा बट इट विल बी फाइन. फोकस ऑन एफिशिएंसी. वही लैक कर रहे हो तुम, जल्दी से पढ़ो एक बार. पढ़ा? Come to last point, visibility. Can you guess what this point may be? Visibility as a benefit of BPA. Think. अगर आप एक प्रोसेस को ब्रिलियंटली ऑटोमेट करते हैं, दैट विल बिकम द हाईलाइट ऑफ योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. एंड एक्चुअली जब बीपीए शुरू करते हैं ना, first few processes needs to be actually streamlined in such a beautiful manner that the entire organization, all of the departments should start believing that actually में बीपीए से बहुत फायदा हो सकता है. मतलब आप आइडियली एक दो प्रोसेस को इतना अच्छे से स्ट्रीमलाइन करेंगे दैट दे बिकम द हाईलाइट प्रोसेस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, दैट पीपल स्टार्ट लाइकिंग योर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस. लाइक फॉर एग्जांपल, in India, talk about ACs, your electronic devices. After sales services have been very bad. Rather, companies themselves providing good after sales services was always a big question. Your Samsung, your all electronic companies, उन्होंने आज तक इतना ज़्यादा फोकस उसके ऊपर किया ही नहीं, बिकॉज आपके पास में थर्ड पार्टी रिपेयर वाले लोग बहुत सारे थे. तो आपका कंट्री थर्ड पार्टी रिपेयर वालों पे चल रहा था आराम से. अभी आपको नोटिस होगा ना कि आपको रैंडमली कॉल आता है, क्या आपके घर पे एसी का रिपेयरिंग चाहिए? रैंडम कॉल्स आता है ऐसा आइडियली. ये तुमको नहीं आता, मेरे को आया है, तुमको ऐसा बता रहे हैं. तो आई एम ट्राइंग टू से इन सिंपल टर्म्स दैट थर्ड पार्टी एजेंसीज ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, दैट कंपनीज को लगा ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है. बट डोंट यू थिंक इन टुडेज वर्ल्ड इफ यू बाइंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव यू वुड वांट दैट वो कंपनी का डेडिकेटेड इंसान आके ठीक करना चाहिए ना उसको यार. व्हाई डू हैव टू गो टू अर्बन कंपनी एंड डू दिस? सो अगर मैं बोलता हूं आपके पास में एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन है दैट विद इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 to 6 hours आपका प्रॉब्लम कैप्चर किया जाएगा, समझा जाएगा और आपको स्ट्रीमलाइन करके दिया जाएगा. And a person will be allocated to you and that person will visit and probably try to solve that problem. Don't you think that process will become a highlight in the entire thing? क्योंकि मैं बाय तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी से कर रहा हूं. I am going to Croma and buying a TV. Do you get my point? I am going to Croma and buying a fridge, for example. But what I want is that dedicated company person to reach out to me for my after sale services. Are you understanding? वो पता है किस चीज के लिए आता है? आपको गाइडेंस देने के लिए स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं उसके लिए परफेक्ट आता है, बिकॉज अभी आप नए कस्टमर बने हैं, समझ रहे हो. बाद में आपसे पैसा कमाना मुश्किल होने वाला है, तो फर्स्ट सर्विस ब्रिलियंट मिलेगा, उसके बाद वाला सर्विस बहुत पुअर होता है कंपैरेटिवली. तो अगर आप उसको ही इंप्रूव कर दें, लॉयड ने ट्राई किया था इंडिया के अंदर. लॉयड के एसीज टीवी सब आते हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के बजाय सर्विस को बेचने का ट्राई किया था कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपको बेस्ट पॉसिबल पर्सन अलोकेट करके हेल्प करने के लिए पहुंचेगा. दैट इज द सेलिंग पॉइंट. ऑब्वियसली इट डिडंट वर्क. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दैट इज माई विजिबिलिटी. अब आप नोटबुक्स में आ जाइए, आपने क्या हेडिंग लिखा है देखिए. बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क. मैं चाहता हूं 4 चैलेंजेस जितने टोटल लिखे हैं वो सारे के सारे आने चाहिए और कोई भी 4 बेनिफिट्स जो आप चूज कर सकते हैं. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है.
लिटरली EIS में लैंग्वेज ऐसा है, अगर आपने हेडिंग सही पिक कर लिया है, अंदर का कंटेंट आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे ऑलरेडी लैंग्वेज वैसा ही है एज मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस। आर वी गुड? दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर 1 पार्ट ए मेरे हिसाब से। डन 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 डन। अरे वेट 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 वेट, एक चीज भूल गया मैं, बहुत डिफिकल्ट चीज है एक, जल्दी आओ। बहुत डिफिकल्ट है, कैसे भूल गया मैं यार, फैक्टर्स लिख के दिए उन्होंने कुछ तो। 1A.7, जल्दी आओ। अरे जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग BPA सक्सेस। आओ जरा, यहां पर ऊपर लिखो एक सेंटेंस, राइट डाउन अ सेंटेंस। राइट डेटा लिखो, राइट डेटा, RIGST। ओ माय गॉड, RIGST, right data should be made available, right data should be made available to right person, right data should be made available to right person at right time, right data should be made available to right person at right time, and only an authorized person, only an authorized person should be allowed, only an authorized person should be allowed to make changes, only an authorized person should be allowed to make changes। Spend 2 minutes, एक बार सारे फैक्टर्स को पढ़िए, सेंटेंस बाद में देखना, पहले फैक्टर्स को पढ़िए एक बार। डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी। यहां पर सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस में। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बोलता है, डेटा इज अवेलेबल ओनली टू पर्सन हु हैव द राइट टू सी द सेम, राइट पर्सन को एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ओनली अनऑथराइज्ड पर्सन शुड बी एबल टू मेक चेंजेस। अरे नो अनऑथराइज्ड लिखा इडियट्स, तो मतलब ओनली अनऑथराइज्ड ही होता है ना उसका मतलब। हाँ, ओनली एन ऑथोराइज बोला है मैंने, सीरियसली प्लीज, दैट्स अ ब्लंडर, चेंज दैट, ओनली एन, अरे ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड, AAEIOU। ऑनलाइन वाला बोल रहा, सब करेक्ट बोला, तुम कुछ भी बोलते हैं ऐसा वो गलत है ना। अगर तुमको ऐसा लगा तो प्लीज, अरे यार ऑब्वियसली मतलब लॉजिकल चीज है ना, ऑथराइज इंसान शुड बी एबल टू मेक चेंजेस। तो तुमने मुझे तब, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अगर मान लो मैंने ऐसा बोला, तब तुमने मुझे तब क्यों नहीं बोला? अभी जब हम इसको डिस्कस करें तब बोल रहे हो, तुमने लिखते वक्त क्यों नहीं बोला? अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो, अगर तुमने ऐसा लिखा है ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन, ओ माय गॉड, क्या हो यार, ऑनलाइन बोल रहा है सबने सही लिखा है। मुझे माफ कीजिए, मेरा मतलब है ओनली एन authorized person, an authorized person should be allowed to make changes,
and I give you authority to amend it if you have made that wrong. यार I was right obviously. हाँ सही बोल रहे हैं, वो सब सो गए हैं। हाँ मैं रिकॉर्डिंग देखिएगा घर जाने के बाद, मैं तुमको बता रहा है मैं रिकॉर्डिंग देखेगा आज तो। चलो अभी के लिए लेट्स कंप्लीट दिस, खत्म करो जल्दी, इधर आओ। चलो इधर आओ, इंटीग्रिटी हो गया। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। अवेलेबिलिटी क्या बोलता है? डेटा इज अवेलेबल व्हेन आस्क्ड फॉर, एंड टाइमलीनेस द डेटा इज मेड अवेलेबल इन एट द राइट टाइम। मतलब सेम है दोनों का। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये मैंने गलत नहीं बोला, ऐसा है, पहले बता देता हूं, ऐसा मॉड्यूल में लिखा है, समझ रहे हो ना मेरे बात? मेरे हिसाब से आखिरी दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है। लॉजिक क्या सिंपल होना चाहिए, जब आप एक बीपीए को अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपने ध्यान रखने का है दैट सर डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम पढ़ेंगे दैट रिस्क्स जो है, डेटा रिलेटेड रिस्क्स आर द एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट रिस्क। तो हम हमारा प्रोसेस ऐसा बनाना चाहेंगे, सही इंसान को सही टाइम पे सही डेटा का एक्सेस मिलना चाहिए, एंड एक सही इंसान ही उस डेटा में चेंजेस लेके आ सकता है। अब ऑथराइज अनऑथराइज तुमको जो करना है करो। पहले बता मैं क्या लिखाने वाला था, ओनली अ राइट पर्सन शुड बी अलाउड टू मेक अमेंडमेंट्स, पर मैं सोचा राइट राइट बहुत हो जाएगा, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम्हारे भले के लिए मैंने बोला ओनली एन ऑथराइज पर्सन शुड बी अलाउड टू मेक चेंजेस। डू यू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स? पक्का? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है प्लीज। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। This marks the end of chapter 1 part A. Everyone, I want your attention now. यहां से तुम पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, बता रहा हूं बहुत मुश्किल होने वाला है तुमको। यहां से ओके, प्लीज जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट एटलीस्ट 3 लेक्चर बहुत इंटरकनेक्टेड है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे विल हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर SA 315 and such words will come. These words are going to be base for entire EIS from here. यहां पर रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजों का बेस क्रिएट होने वाला है। ये आपको आने वाले आगे सारे चैप्टर्स के अंदर रिलेट होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना, मैं आपको इसलिए बहुत बेसिक से धीरे धीरे समझाऊंगा। आइडियली ये हर वर्ड का रेलेवेंस समझना बहुत जरूरी है, लॉजिक एंड सीक्वेंस समझना जरूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा तुमको एक चीज समझ में आ गया होगा। EIS में एटलीस्ट यहां से एक टॉपिक रहेगा, उसके अराउंड 2-3 क्वेश्चन घूमेगा, खत्म हो जाएगा काम। इन SM इट वाज लाइक द टॉपिक इटसेल्फ, दैट इज द क्वेश्चन। यहां पर थोड़ा केयरफुल क्यों रहना पड़ता है, बिकॉज बीपीए समझना इज नॉट सफिशिएंट। राइटिंग की बीपीए नॉर्मली कहां अप्लाई होता है, उसके बेनिफिट्स, उसके चैलेंजेस, उसके स्टेप्स, बहुत डिटेल में कंटेंट रहता है। यहां पर आगे भी जो पार्ट बी है इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, मतलब ए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप सही में पूछेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, इज गोइंग टू बी पार्ट बी। एंड पार्ट बी कंप्लीट हुआ ना, पार्ट सी विल बी ए केक वॉक। इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पार्ट बी। एंड डी अपने आप में अलग दुनिया है वैसे भी, याद है एक फ्लो चार्ट करके बोला था तुमको मैंने, अलग ही चीज है पूरा। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आएगा विच हैज नो रिलेशनशिप। पार्ट D&D इज एब्सोल्युटली अलग। मतलब मेरे लिए चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा पार्ट बी की अंडरस्टैंडिंग पे, उसके बाद सब कुछ सिर्फ रिलेट करना टाइम पास जैसा चीज है। अंडरस्टैंडिंग का पूरा पार्ट बी में रहने वाला है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थोड़ा टाइम स्पेंड करना, सुनने का ट्राई करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो एक ओवरव्यू पूरा आपको देता हूं कि नॉर्मली इस पार्ट बी में क्या क्या आने वाला है, कैसे चलेगा, ठीक है। सर लेट्स स्टार्ट विद अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। प्लीज, I don't want to see anyone talking now. रिस्क इज कोई भी ऐसा इवेंट विच में
negatively impact my business objectives. Negatively impact my business objectives. सर, सबसे पहले समझना पड़ेगा ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव से क्या होते हैं. अगर आप एक बिजनेस के बारे में सोचेंगे, यू मे हैव लॉट ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे. वो होता है मेरे लिए रिस्क. अरे तुम लिख लेना बाद में आराम से, मैं तुमको फोटो भी भेज दूंगा, टेंशन मत लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है. पहले समझ लो. हाँ, पहले समझो. अरे सुनो सुनो, समझो पहले. सही में तुम चीजों को मिस कर दोगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे. हर बिजनेस के अपने बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सर, इट कैन बी माय ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव कि मेरे को बेस्ट पॉसिबल या कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने का है. या सर मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरा फाइनेंशियली एक्सपेंशन के लिए जाना है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने का है. या सर आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होंगे कि मतलब मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में एंट्री होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होना चाहिए. मतलब आपके अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम ये है, कुछ ना कुछ इवेंट्स आपके बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं. those events which can negatively impact my business and its objectives, those events which have a negative impact can be called as risks. मतलब सर रिस्क कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक प्रोडक्ट को जो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला हुआ था वो कैंसिल हो जाना. रिस्क हो सकता है मार्केट के अंदर मेरा प्रोडक्ट का नेगेटिव फीडबैक आना. रिस्क कैन बी आई सेल अ प्रोडक्ट बट सर वारंटी कॉस्ट इतना बढ़ गया कि मेरे मार्जिन कंप्लीटली खत्म हो गए. रिस्क कैन बी कि मेरा जहां ऑपरेशन करने वाला प्लेस है वहां नेचुरल कैलामिटी की वजह से मेरा ऑपरेशन कंप्लीटली बंद हो सकता है. मतलब सर देयर कैन बी, याद है क्या, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एंड अदर इंडिकेटर्स गोइंग कंसर्न वाले हैं, वो सब अलग अलग रिस्क है मेरे बिजनेस के लिए. चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क ले लो, ऑपरेटिंग रिस्क ले लो, अदर रिस्क ले लो, कोई भी रिस्क ले लो. मतलब सर रिस्क एंड ऑब्जेक्टिव्स गोज हैंड इन हैंड. रिस्क को समझने के लिए कंपनी के बिजनेस में ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है. तो एज अ मैनेजमेंट सबसे पहले आता है डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव. एंड आफ्टर डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, थिंक अबाउट व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग. इन ऑब्जेक्टिव को मैं क्यों अचीव नहीं कर पाऊंगा, या इनको अचीव करने में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. जब आप ऐसा नेगेटिव सोचोगे तब आपको समझेगा कि क्या क्या नेगेटिव इवेंट हो सकता है, मतलब क्या क्या रिस्क हो सकता है. मतलब सर शुरुआत कहां से होता है, डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. देन यू थिंक व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग. मतलब अब आप रिस्क के बारे में सोच रहे हो, और इस रिस्क के बारे में सोचने के बाद में आप सबसे लास्ट में आते हो कंट्रोल के ऊपर. कहां पर आते हो, कंट्रोल पे. तो जो थर्ड पॉइंट आता है ना इससे कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल. ये सेम चीज आपको मैंने ऑडिट में पढ़ाया था. इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस और a procedure which is designed, implemented and maintained by management along with TCWG. Process procedure which is designed, implemented and maintained by management along with TCWG. ये पता है क्यों किया जा रहा है? Why are we doing this? To reduce the impact of risk. To reduce the impact of risk, or to provide you a assurance that these objectives can be achieved.
these objectives can be achieved. मतलब या तो आप बोल दो आप ये कंट्रोल को बना रहे हो इस रिस्क के इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, या आप बोल दो सर याद है क्या रिस्क का वजह से तो हम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे, तो कंट्रोल हमको हेल्प करेगा ना एक अश्योरेंस देने में कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दैट सर्कल, दैट देयर आर थ्री थिंग्स. इट स्टार्ट्स विथ ऑब्जेक्टिव. रिमेंबर, सबसे पहले बिजनेस में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, फिर सोचो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, मतलब क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, फिर इन रिस्क को कैसे इसका इंपैक्ट को रिड्यूस कर सकते हो, कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हो, इसके लिए आप बनाते हो प्रोसेस. उसको आप बिजनेस प्रोसेस बोल सकते हो, इंटरनल कंट्रोल बोल सकते हो, बिजनेस प्रोसीजर बोल सकते हो, कंपनी का सिस्टम बोल सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर लो. दे ऑल आर गोइंग टू विच वर्ड सर? इंटरनल कंट्रोल. दे ऑल आर गोइंग टू विच वर्ड? जो भी है मतलब स्क्रीन पे इंटरनल कंट्रोल. वी आर गोइंग टू विच वर्ड? इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? या तो डायरेक्टली बोल दो रिस्क के इंपैक्ट को रिड्यूस करना है, या बोल दो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए, इसके ऊपर अश्योरेंस चाहिए हमको. सर इधर भी पता कौन सा अश्योरेंस मिलेगा? रीजनेबल अश्योरेंस. क्यों एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलेगा? अरे कौन सा कंट्रोल ऐसा बोल सकता है कि कंपनी में कुछ गलत होगा ही नहीं? अरे इधर भी तो रिस्क जीरो नहीं हो सकता ना कभी भी आइडियली. इसलिए कौन सा अश्योरेंस मिलेगा? रीजनेबल अश्योरेंस कि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे. कि आपको थोड़ा सा रिस्क क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंट्रोल क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया है क्या? अब इधर ही पता है डिस्कशन डिटेल में जाता है. रिस्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो आपके टेक्नोलॉजी रिस्क आ जाएंगे, डेटा रिस्क आ जाएंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्क आ जाएंगे, बहुत सारे टाइप के रिस्क आ जाएंगे. फिर आएगा सर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं. फिर आएगा कंट्रोल. जो है ये जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये जो एंटायर डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दिया है, ये दिस एंटायर डेफिनेशन इज कमिंग फ्रॉम एसे 315. दिस इज कमिंग फ्रॉम एसे 315. प्रॉपर आपके मॉड्यूल्स में क्लियरली 315 लिखा हुआ रहेगा कि ये पूरा डेफिनेशन ये कॉन्सेप्ट 315 से आ रहा है. इंटरनल कंट्रोल, रिस्क को ढूंढना, समझना, सब 315 से आ रहा है पूरा का पूरा. आप बोलेंगे सर वो तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, बट उसको डिफाइन करते करते ही उन्होंने पहले बताया कि मैनेजमेंट के लिए रिस्क क्या होता है, उनके लिए कंट्रोल क्या होता है, फिर ऑडिटर का रोल आता है बाद में. बात समझ रहे हो क्या आप? कि आपको थोड़ा सा 3 वर्ड का मतलब समझ में आया है क्या? ये जो लिखा है इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? अब हम इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करेंगे. नोटबुक्स निकालिए, गिव नेक्स्ट हेडिंग. ये चैप्टर 1 पार्ट ए हो चुका है. पार्ट बी का सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था. इसके अंदर अभी तक इंटरनल कंट्रोल मैंने पढ़ाया ही नहीं है. पहले पूरा डिस्कशन मैं करूंगा रिस्क के ऊपर. किसके ऊपर करूंगा? रिस्क के ऊपर. फिर बाद में कंट्रोल के ऊपर जाऊंगा, और कंट्रोल वाला पार्ट तो मतलब बहुत मजेदार है. रादर याद है मैंने कुछ सिर्फ इंट्रोडक्शन देकर के छोड़ दिया था ऑडिट के अंदर. एनरॉन स्कैंडल के बारे में बात किया था. आई यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड एज सॉक्स, सर्बेंस-ऑक्सली एक्ट, और एक वर्ड यूज किया था कोसो फ्रेमवर्क. आपके सिलेबस में है, लोगों को मालूम नहीं है. दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लोगों को लगता है वो हमारे लिए है ही नहीं, वो यूएस के लिए है. डोंट फॉरगेट, जो भी अच्छा होता है हम उसको परफेक्ट कंट्रोल से कंट्रोल भी कर लेते हैं. रिमेंबर दैट. तो वो सिलेबस में आपके ऐसा का ऐसा है, बस लोगों को लगता है दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट हमारे लिए. उनको पता नहीं है कि वो कौन से वहीं से बोरो किया है. आई विल गिव इट टू यू, डोंट वरी. मेरे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके ऊपर. वी हैव टेकन लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स ओनली ऑन कोसो फ्रेमवर्क. विल डिस्कस दैट पार्ट इन डिटेल, बट स्लोली स्लोली. पहले थोड़ा रिस्क समझना पड़ेगा, फिर हम कंट्रोल के ऊपर आएंगे. नोटबुक्स निकालिए, नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क. कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क. concept of risk. Okay. Under risk, write down point number 1. Any event, concept of risk, under that point number 1. Any event which may result, in a significant deviation, which may result in a significant deviation, which may result in a significant deviation from a planned objective, from a planned objective, from a planned objective, and eventually resulting into,
negative consequences, resulting into negative consequences, resulting into negative consequences. सुनो, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से जो मैंने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बारे में सोचा था वहां से डेविएशन आ जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली इट विल बिकम डिफिकल्ट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, और इसका इंपैक्ट क्या आएगा मेरे ऊपर? नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। मतलब सर, रिस्क का मतलब है क्या गलत हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर अगर उस रिस्क को कंट्रोल नहीं किया गया। इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर कंट्रोल इन प्लेस, व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। क्या आपको रिस्क का मतलब समझ में आया है क्या? 1 मिनट स्पेंड करो, आराम से बेसिक डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है? बहुत टाइम लगेगा यार, ऐसा लग रहा है। कल फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अगर तुमको मेरे को आइडिया देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गिव मी दैट। तुमको मुझे आइडिया देने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, देर इज अ मीटिंग एट 7:30, मेरे को अभी जस्ट मैसेज आया है। सो इसी वजह से मैं तुमको आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, समझ रहे हो मेरा बात? बट वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हो मेरा बात? सो आज के लिए इतना ही। विल मीट यू टुमारो। थैंक यू।